नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 जुलाई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 72 हो 73 हो पीटी मेंस सब कुछ हो, इसको सीरियसली एक साल फॉलो करके देखिए, आपका हर चीज़ बदलने लग जाएगा, तैयारी बदलने लग जाएगी, समझ बदलेगा चीज़ों को लेकर के। क्या है हेडलाइन? तो हेडलाइन ये है कि वांगचुक ने कहा है कि हम सरकार के साथ में कोऑपरेट करने को तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार जो है वो हमें एश्योरेंस दे कि हम इस मुद्दे को वाकई सुलझाना चाहते हैं। और सरकार भी बातचीत कर रही है, सकारात्मक रिस्पांस मिल रहे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी तरफ से सुबह आज ही ट्वीट आया है, अभी कुछ देर पहले ही, कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर रहे हैं पेपर लीक के मामलों की जाँच के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं मान रहे। उनका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, सबसे पहले वो पद से हटें, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो प्रधान जी जो हैं वो हट ही नहीं रहे पद से, तो इसके कारण से प्रोटेस्ट अब पूरे देश में ही फैल गया है। पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आइजॉल, ईटानगर, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगहों पर, नॉर्थ ईस्ट सभी जगहों पर यह फैल गया। बेंगलोर से लेकर के चेन्नई तक सभी जगहों पर, हर छोटा बड़ा शहर जो है भारत का, उन सभी जगहों पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई रूलिंग पार्टी नहीं है, कुछ नहीं, छात्र जो प्रोटेस्ट होता है वो इस बार हो रहा है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट तो इससे पहले छात्रों का जो है वो अभी हाल फिलहाल के इतिहास में तो नहीं देखने को मिलता है। पुनर्निर्माण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति जैसे दौर जो थे, जो जेपी का दौर था, उस दौर में आपको देखने को ज़रूर ही मिलता है। उसके बाद से छात्र प्रोटेस्ट 1991 में आरक्षण के बाद कुछ बड़े स्तर का हुआ था, लेकिन वो भी सीमित रहा था। फिलहाल में यह बहुत बड़ा बन गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद एक चीज़ तो है सकारात्मक, कि सरकार पॉजिटिव तरीके से अब रिस्पॉन्स कर रही है, बातचीत कर रही है। एक बुरी खबर आई वैली से, जहां पर पहलगांव के बाद से पहली बार अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है और उसमें शहीद भी हुए हैं जवान। तो ये एक बुरी खबर है, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, सरकार कोशिश कर रही है कि उनको एलिमिनेट किया जाए, टेररिस्ट को। जो भी होगा इसमें कल हम लोग पढ़ लेंगे, अपडेट जो भी आएगा। फिलहाल आज का न्यूज़ देखिए क्या है, WTO से जुड़ा हुआ, जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है भारत के लिए, उसे ज़रा समझते हैं। WTO में कोई भी फैसला जो है भाइयों बहनों, वो आम सहमति से लिया जाता है। आम सहमति का तात्पर्य होता है बहुपक्षीयवाद, इसको कहते हैं, कि सभी लोग मिल करके एक सहमत हो जाते हैं इस मुद्दे पर, सबकी हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये WTO का आम तरीका है, नॉर्मल तरीका है फैसला लेने का। WTO इसीलिए बहुत ही अच्छी संस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबकी आवाज़ सुनी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े देश जैसे UNSC में है कि 5 देश दुनिया की चीज़ें तय कर देते हैं, तो इस तरह से WTO में नहीं है। ये इसकी अच्छी खासियत है, हर छोटे बड़े देश की एक समान तरीके से आवाज़ सुनिश्चित की गई है। लेकिन हाल के दौर में कुछ बड़े देश, कुछ पावरफुल लॉबीज़ हैं, जैसे EU का है, चीन का है, वो चाह रहे हैं कि प्लूरीलेटरल इसको कहा जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। बहुपक्षीयवाद को, कॉन्सेंसस को, आम सहमति को अब दरकिनार किया जाए। इसी को लेकर के भारत के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, इसे भी ज़रा हम लोग देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन फैसले आमतौर पर बहुपक्षीय तरीके से लिए जाते हैं, सभी 164 देश आम सहमति बनाते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन हाल के समय कुछ खास मुद्दों पर, जिसको IFD कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो हमने IFD पढ़ा हुआ है ना, ई-कॉमर्स और निवेश से जुड़ा हुआ एक समझौता है, जिसको लेकर के अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन जैसे बड़े देश कुछ खास मुद्दों पर एक तरफा या प्लूरीलेटरल समझौता थोपना चाहते हैं। प्लूरीलेटरल का अर्थ होता है ऐसे गुट वाले समझौते जो केवल कुछ इच्छुक देशों के बीच लागू होते हैं, न कि WTO पर। अब इसमें हो गया अपना अपना का तात्पर्य क्या होता है कि WTO में एक मुद्दा लाया, ठीक है, अब इस मुद्दे को जो लोग मानेंगे केवल ये समझौता उन्हीं के लिए लागू होगा, जो नहीं मानेंगे उनके लिए लागू नहीं होगा। इसको प्लूरीलेटरल कहा जाता है। लेकिन WTO में इस प्रकार से काम तो नहीं होता था। भारत इस मुद्दे पर बिल्कुल ही क्या बोलते दरकिनार होता जा रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये समझौता लागू हो, जबकि भारत चाह रहा है कि ये लागू ना हो। इससे जिस देश में कोई कंपनी, बड़ी कंपनी काम कर रही है, उसको नुकसान होता है। भारत इन प्लूरीलेटरल समझौता का कड़ा विरोध करे। भारत का तर्क है WTO के मूल नियमों को दरकिनार करके कुछ गुट बना करके ऐसे नियम WTO के बुनियादी सिद्धांत आम सहमति को खत्म कर देगा। अमीर देश आरोप लगा रहे हैं कि भारत सुधारों को रोक रहा है, जबकि भारत का कहना है कि WTO के नियमों का मजाक बनाया जा रहा है। जो बड़े देश हैं, चीन है, EU है, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये रिफॉर्म को रोक रहा है, बैरियर बन रहा है उसमें,
जबकि भारत कह रहा है कि हम रिफॉर्म में बैरियर नहीं बन रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रूल बेस्ड जो वर्ल्ड व्यवस्था है वो बनी हुई रहे। ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया आपको। WTO प्लूरीलेटरल समझौते पर भारत का रुख क्या है? प्लूरीलेटरल ऐसे समझौते होते हैं जिन पर WTO के सभी सदस्य के बजाय विशेष समूह द्वारा बातचीत और कार्यान्वयन किया जाता है। वाणिज्य हमारे जो सचिव हैं राजेश अग्रवाल, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था और पिछले 2 बैठक से भारत WTO में इन चीज़ों का विरोध करता आया है कि ये चीज़ लागू नहीं होना चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स और निवेश पर प्लूरीलेटरल समझौते के खिलाफ है, क्योंकि ये आम सहमति आधारित निर्णय लेने की WTO की मूल प्रक्रिया के खिलाफ है। वहीं पर चीन और EU जैसे जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो है ये लागू हो जाए। 129 सदस्यों ने विकास के लिए निवेश सुविधा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट IFD समझौते का समर्थन किया है, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि उसका तर्क है कि निवेश कोई मुख्य व्यापारिक मुद्दा नहीं है। अब आपके मन में आना चाहिए कि IFD आखिरकार में है क्या? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट इसका नाम है। चीन के नेतृत्व में इस समझौते को तैयार किया गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि आपके देश में बिना बैरियर के आसानी से कोई भी कंपनी, कोई भी देश बड़ी मात्रा में निवेश करे और अपने यहाँ के चीज़ों को लेकर के आपके यहाँ पर आए और निवेश करके लाभ कमाए और पूरे दुनिया की व्यवहार व्यवस्था जो है समुचित तरीके से चले। देखने सुनने में तो हर चीज़ अच्छा ही लगता है, ऊपर से डेकोरेट किया होता है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव जो होता है ना, ये सभी देशों के लिए एक समान नहीं हो सकता है। ठीक, अब कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बिना किसी बैरियर के किसी छोटे देश में जाएगी, वहाँ निवेश करेगी और वहाँ के सभी छोटी कंपनियों को खा जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? फ्रांस की जो कंपनी आई थी भारत के, जब शुरुआत में यूरोपीय आ रहे थे उस समय क्या हुआ था? यही चीज़ तो हुआ था। बिना बैरियर के रोक टोक के निवेश था। अपने यहाँ पर सामान लाओ, बेचो, किसी भी कंपनी में निवेश कर लो, प्रभुत्व हासिल कर लो। तो ये देखने सुनने में जितना बेहतर लगता है कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था बिल्कुल समुचित तरीके से चलेगा, उतना अच्छा भी नहीं है ये। इसलिए भारत इसको सही नहीं मान रहा है अपने देश के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, और भारत इसे रोकना चाह रहा है। अगर चीन का इतना ही बेहतर ये होता तो सबसे पहले अपने मार्केट को पूरे तरीके से ओपन करना चाहिए था उन्हें। वहाँ पर क्यों नहीं यूट्यूब चलती है? वहाँ पर क्यों नहीं मेल चलता है भाई माइक्रोसॉफ्ट का? वहाँ पर क्यों नहीं चलता है बाकी सोशल मीडिया ऐप? तो ये आपको समझना पड़ेगा। यही चीज़ है जिसके कारण से भारत इसका विरोध कर रहा है। मराकेश समझौते Annex 4 में प्लूरीलेटरल व्यापार समझौते शामिल हैं। किसी भी समझौते का Annex 4 में जोड़ने के लिए आम सहमति की आवश्यकता होती है। Annex 4 में अगर किसी चीज़ को जोड़ना है तो आम सहमति बनाना पड़ेगा। बहुपक्षीय समझौते के विपरीत सभी 164 WTO सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। Annex 4 के समझौते केवल उन विशेष सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं जो स्वेच्छा से उस पर हस्ताक्षर करे, उसे स्वीकार करे। भारत चाह रहा है कि आम सहमति सभी के लिए हो, लेकिन मराकेश समझौते के Annex 4 में ये चीज़ दिया गया है, अगर कुछ समझौता कोई देश लागू करना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर इन चीज़ों को साइन करके लागू कर सकते हैं। कैमरून के याओंडे में 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान भारत ने IFD को Annex 4 समझौते में WTO समझौते में शामिल करने का विरोध करने वाला एकमात्र देश था। भारत ने कहा था कि ये IFD समझौता जो है, जिसको आप Annex 4 के जरिए लागू करना चाहते हैं कि जो देश इस पर साइन करें उनके यहाँ केवल लागू होगा, तो ये गलत है। आप इसको Annex 4 के जरिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि यह बहुत बड़े स्तर पर देशों को प्रभावित करेगा। तो भारत ने इसको Annex 4 जो है मराकेश समझौते का, उसके तहत भी लाने से मना किया था कि ये प्रोसेस सही नहीं होगा। ऐसा करने वाला एकमात्र ऐसा देश था कैमरून में, जब WTO के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ पिछले वर्ष, उसके दौरान इसी वर्ष हुआ है। ई-कॉमर्स विवाद और अंतरिम व्यवस्था MC14 में आम सहमति प्राप्त करने विफल रहने के बाद मराकेश ये जो है ये समझौते की हम लोग बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14, समर्थकों ने एक नई रणनीति अपनाई। WTO नियमों का पालन किए बिना ई-कॉमर्स पर अंतरिम व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। उन्होंने WTO महानिदेशक जो हैं को इन अंतरिम व्यवस्थाओं का डिपॉजिटरी बना दिया और भारत ने 9 जुलाई के एक पत्र में उस कानूनी आधार पर सवाल उठाया जिसके तहत WTO DG को ई-कॉमर्स समझौते के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने का काम सौंपा गया। जब सीधे तरीके से ये चीज़ लागू नहीं हो पाया क्योंकि भारत ने विरोध कर दिया कि Annex 4 में इसको नहीं लागू कर सकते हैं, तो उन्होंने कोई और रास्ता अपनाया था। ई-कॉमर्स समझौता एक पार्टी के व्यक्ति दूसरे पार्टी के व्यक्ति के बीच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक लगाता है, जिसके कारण से भारत ने इसका हमेशा ही विरोध किया है।
दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि भारत जो है रिफॉर्म को रोक रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही सब क्या है, मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। IFT के बारे में पूछ सकता है, आम सहमति के बारे में पूछ सकता है, प्लूरिलैटरल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी को भी। WTO, UN कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल आने तय होते हैं, 100% गारंटी। एक सवाल तो UN से जुड़ा हुआ पूछेगा ही पूछेगा, UPSC प्रीलिम हो, BPSC हो, UP वाला एग्जाम हो। WTO क्या है भाई? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को निर्धारित करता है, उन्हें सुविधाजनक बनाता है। क्या इसका UN से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत हुई थी। उससे पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये पहले था, 1948 से बना था। उसके बाद से 1995 में चूँकि वैश्विक व्यापार व्यवस्था परिवर्तित हुई, सर्विस इत्यादि सेक्टर भी बहुत तेज़ी से उभर करके आए, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें उभर करके आई, तो ट्रेड एंड टैरिफ के जगह पर अब लाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई। तो मराकेश समझौते, मराकेश है कहाँ, कहाँ है मराकेश? सर्च कर लिए गूगल। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके 160 से अधिक सदस्य देश हैं जो वैश्विक व्यापार का 98% हिस्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कुछ देश ऐसे हैं जो WTO के मेंबर नहीं हैं। WTO सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते बातचीत करने, उन्हें लागू करने के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, विवादों को सुलझाता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन करता है और कई सारे चीज़ों पर यह काम करता है। हाल ही में जो मुद्दा हुआ उसके बारे में भी हमने ऊपर देखा। ये टॉपिक ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा। मैंने WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करवाया है, ध्यान से इसको कवर कर लीजिएगा। AI फ्यूचर नीड रिस्पॉन्सिबल डेटा सेंटर रेगुलेशन। कौन भाई साहब हैं? सुशांत कुमार इनका नाम है और बहुत ही सुंदर इन्होंने निबंध लिखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं, इंडियन स्कूल ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। बहुत अच्छा। समझते हैं ज़रा कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि AI भविष्य के लिए जिम्मेदार डेटा सेंटर विनियम। आप फैक्ट्स पढ़ करके चौंक जाएंगे, आपकी आत्मा हिल जाएगी, परेशान हो सकते हैं, होना भी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वही होते हैं जो वोट करने के बाद दूर होकर के चीज़ों को देखते हैं, न कि वोट करके उसको परिवार का मेंबर बना लेते हैं। तो दुनिया में क्या घटित हो रहा है, इसी को तो पढ़ना, करंट अफेयर को पढ़ना कहते हैं। कोई फैक्ट पढ़ लिया इससे थोड़ी ना करंट अफेयर हो जाता है कि WTO के 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कैमरून में हुआ। जीवन ख़त्म यहीं पर थोड़ी ना है, यहाँ से तो जीवन शुरू ही होता है कि आगे क्या हुआ, है ना। तो इसीलिए क्या घटित हो रहा है AI के मार्केट में? डेटा सेंटर, न्यूयॉर्क शहर ने बैन लगा दिया डेटा सेंटर खोलने पर। हम न्यूयॉर्क से भी आगे हैं क्या तकनीक में, टेक्नोलॉजिया में? नहीं है ना। तो वही चीज़ समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि आखिर क्या है ऐसा कि विकसित देश जो हैं वो तो रोक लगा रहे हैं, और भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कहा है कि अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर इत्यादि निवेश करना चाहती तो हम उनको अगले 5 वर्षों के लिए टैक्स से भी राहत दे रहे हैं। सोचिए ज़रा कितना बड़ा विरोधाभास है। 14 जुलाई को न्यूयॉर्क बड़े नए डेटा सेंटर के निर्माण पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया कि अब जितने हैं वो हैं। अब एक भी बड़ा नया डेटा सेंटर नहीं बनेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा राज्य है, न्यूयॉर्क सिटी छोटा है, राज्य बहुत बड़ा है वो, ठीक है। जिसने बिजली की बढ़ती लागत और पानी की आपूर्ति पर पड़ने वाले भारी दबाव के कारण 1 साल की रोक लगा दी है। 1 साल तक अब कोई भी नया डेटा सेंटर नहीं बनेगा। अगर आप प्रीलिम के लिए फैक्ट चाहते हैं तो हाल ही में अमेरिका किस बड़े राज्य ने डेटा सेंटर पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है? तो न्यूयॉर्क राज्य है ना। अमेरिका के मैसाचुसेट्स ने भी डेटा सेंटर बिक्री कर छूट आवेदन पर रोक लगा दी है, जबकि एम्स्टर्डम नीदरलैंड ने कम से कम 2030 तक नए डेटा सेंटर के विस्तार को रोक दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? इनको विकास नहीं चाहिए क्या? इनको जॉब नहीं बनाना है क्या? इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना है क्या? अपने यहाँ पर 3-4 दलीलें दी जाती हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, रोजगार क्रिएट होगा। तीसरा, तकनीकी रूप से भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा। ये तीनों बकवास और बोगस आर्गुमेंट हैं डेटा सेंटर लगाने के पीछे। इससे घटिया और बकवास आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता।
ना तो ये जॉब क्रिएशन करेंगे बड़े स्तर पर। हर चीज़ ऑटोमेटेड होता है डेटा सेंटर में। जितने स्तर के संसाधन खपत करेंगे उसके तुलना में 0.00001% जॉब क्रिएट करेंगे ये। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर डेटा सेंटर बनेगा वहीं तो बनेगा ना। कौन सा इसके कारण से हवाई अड्डा बन जाएगा? तकनीकी आप कंपनी दूसरी की, आपकी केवल ज़मीन, तो कौन सा तकनीकी आपको आत्मनिर्भरता मिला? कुछ नहीं। खैर, समझना तो पड़ेगा ना हमें। ग्रिड पर भारी दबाव के कारण सिंगापुर और आयरलैंड, खत्म ही नहीं रहे एग्जाम्पल, ने भी नए डेटा सेंटर निर्माण और नए कनेक्शन पर इसी तरह के सख्त प्रतिबंध और रोक लागू कर दिए हैं। अब सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका के मैसाचुसेट्स जहाँ पर MIT जैसी चीज़ें हैं, न्यूयॉर्क, क्या इन सबको तकनीकी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार नहीं चाहिए क्या? पिछड़े हुए लोग बनना इनको क्या? भारत में डेटा सेंटर के लिए नीतियाँ और प्रोत्साहन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डेटा सेंटर जो होते हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं। डेटा प्रोसेस के दौरान हीट उत्सर्जित होता है प्रोसेसर से, CPU से, जो वहाँ पर बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं उनसे। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत भारी मात्रा में जल चाहिए होता है, और वो भी पीने वाले पानी उनको चाहिए होता है। इसलिए जल की खपत तो करते हैं, साथ में बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं वो। आसपास के रहने वाले लोगों के घरों तक सोना मुश्किल हो जाता है। आप कई सारे वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन जा कर के। बड़े बड़े जो चैनल हैं उन्होंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है कि डेटा सेंटर कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। वैश्विक चिंताओं का विपरीत दुनिया क्या है? कुछ नहीं। हम अपनी मस्ती में, भारत इसके जिम्मेदार विकास पर शायद ही कोई राजनीतिक विमर्श, और देश सक्रिय रूप से डेटा सेंटर विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। यूपी डेटा सेंटर नीति 2021, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यूपी डेटा सेंटर नीति लेकर आई। बड़े निवेशक को पूंजीगत सब्सिडी, भूमि पर 100% स्टाम्प शुल्क छूट, बिजली शुल्क में छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंस की। आओ बस एक एप्लीकेशन तो जमा करो, हम ज़मीन भी देंगे, पैसा भी नहीं लेंगे, बस तुम डेटा सेंटर हमारे यहाँ लगा दो, ताकि रिबन काट के फ़ोटो खिंचा के डाले कि देखो डेटा सेंटर बन गया उत्तर प्रदेश में। उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। इसलिए तो अमेरिका में जब इतने बड़े बड़े राज्य डेटा सेंटर को बैन कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाकर के डेटा सेंटर बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि संसाधनों का दोहन नहीं सह सकता है कोई भी देश, जिस हद तक इनको संसाधन चाहिए। इसी तरह से तमिलनाडु और तेलंगाना सब एक जैसे हैं। औद्योगिक पार्कों में रियायत भूमि, 100% बिजली शुल्क छूट। ये इतना बिजली खाते, आधे शहर का बिजली खा सकते हैं ये। बिजली सब्सिडी, समर्पित बुनियादी ढांचे के साथ तेजी से अनुमोदन, फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रदान कर रहे हैं कि आओ बस लगाओ, हम आपको दे देंगे तुरंत से अनुमति। पर्यावरणीय प्रभाव, रोजगार की वास्तविकता, भारत शीर्ष 10 डेटा सेंटर मेजबान देश में सबसे अधिक जल संकट वाला देश है। जिस देश में पानी पीने की कमी हो, शीर्ष 10 में हम आते हैं। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर डेटा सेंटर लगाना सही नहीं है। अमेरिका के एक रिसर्चर हैं, उनका एक मैं देख रहा था वीडियो, उन्होंने रिसर्च करके एक मैपिंग बनाया डेटा सेंटर का पूरे दुनिया में। ठीक है, उसमें एक बहुत ही अलग एक पैटर्न दिख रहा है कि जितने देश हैं, जितने भी डेटा सेंटर बनाए गए हैं, अक्सर वो जल की कमी वाले इलाकों में बनाए गए हैं। जहाँ पर पानी की समस्या है, ऐसे क्षेत्रों में डेटा सेंटर ज़्यादा बने हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो अभी नहीं पता चला है, क्योंकि जवाब नहीं दिया कंपनियों ने। लेकिन जो भी हो, ये एक अलग से पैटर्न दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में योट्टा डेटा सेंटर के कारण भूजल स्तर 30 मीटर से गिर करके 180 से 250 मीटर तक पहुंच गया। 30 मीटर पर जहां पानी मिल जाता था वहां पर 180 से 250, यानी कि हैंडपंप में पानी आना तो मुश्किल ही हो जाएगा। औद्योगिक युग के कारखानों के विपरीत डेटा सेंटर श्रम गहन, लेबर इंटेंसिव नहीं होते हैं। यही मैंने आपको बोला। पहले होता था कि फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री को संसाधन की आवश्यकता पड़ती थी, पॉल्यूशन में फैलाते थे, लेकिन लोगों को कम से कम रोजगार मिलता था। लेकिन डेटा सेंटर रोजगार नहीं प्रदान करते हैं, बहुत कम देते हैं, मामूली सा कुछ हज़ार लोग, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटेड होता है यहाँ पर। और जो 1000 लोग होते हैं जो सर्वर इत्यादि पर काम करते हैं, वो हाईली प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, वो सामान्य लेबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
पूरी तरह से चालू होने पर बहुत कम कर्मचारी द्वारा चलाए जा सकते हैं। ये हाउसकीपिंग को छोड़कर शायद ही कोई दीर्घकालिक अस्थायी रोजगार पैदा करता। हाउसकीपिंग मतलब साफ सफाई का काम छोड़ करके अस्थायी रोजगार शायद ही इनमें कोई पैदा होता है। बहुत कम लिमिटेड कुछ लोग मिलकर के पूरे डेटा सेंटर को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑटोमेटेड होता है। बाजार का विकास और विनिमय की आवश्यकता। भारत का एआई डेटा सेंटर बाजार जो वर्तमान में $5.5 ट्रिलियन लगभग में 1.6 गीगावाट क्षमता का है, 2030 तक बढ़कर के $90 बिलियन तक पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही है। आगामी बुनियादी ढांचे विकास के लिए रिलायंस मेटा के साथ, अडानी समूह गूगल के साथ, टाटा ओपनएआई के साथ साझेदारी कर रहा है और इनको उठा के भारत में ला रहा है कि आओ यहाँ पर मिल करके डेटा सेंटर बनाते हैं। भारत दुनिया के 20% डेटा की मेजबानी करता है, लेकिन यहाँ दुनिया के केवल 3% डेटा सेंटर ही हैं। इसलिए स्थानीय समुदाय के नुकसान होने से पहले भारत को हाइपर स्केलर्स को विनियमित करने के लिए सतर्क शासन की आवश्यकता है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता है कि ये जो इतना नुकसान पहुँचा रहे हो ये हमारे लिए सही नहीं है। सवाल क्या यहाँ से पूछा जा सकता है कि डेटा सेंटर जो स्थापित किए जा रहे हैं उसके पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करें। हाल के दौर में तकनीक ने किस प्रकार से समस्याएं पैदा की है इसके बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर भी आप इसका उल्लेख कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एआई किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विरोध भी कर सकते हैं, तो इस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। निबंध के लिए कितना बेहतर टॉपिक दिया मैंने, एसडीजी एंड एआई, लिखिए ज़रा बैठ करके। इस प्रकार की चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना चाहिए लिखने के लिए। अगले पर चलते हैं। मोदी जी आ गए। मोदी जी ट्रेन लेकर के आए हैं, हाइड्रोजन ट्रेन। बहुत ही बेहतर चीज़ है ये। मतलब जुलाई का महीना भारत की उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। जुलाई के महीने में प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो अलग है, लेकिन उपलब्धियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं हमारी, जिसमें से एक हाइड्रोजन ट्रेन। ये छोटी बात नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन भविष्य है और भविष्य का निर्माण अभी से हमने शुरू किया है। ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, सराहना करनी चाहिए हमेशा। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो तय होना ही चाहिए। पीएम मोदी द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया गया। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले 2018-19 के आसपास फ्रांस और जर्मनी में भी इसी तरह के चीज़ें शुरू की गई थी। जर्मनी में ट्रेन बनाया गया था फ्रांस की मदद से, तो वहाँ पर शुरू किया गया था। भारत में शुरू किया गया जींद से सोनीपत के बीच में, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है ये। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च के हरित और टिकाऊ परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। बहुत ही बेहतर प्रयास है ये। मोदी जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया। हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर संचालित होगी। करीब में 80 किलोमीटर का यह ट्रैक होगा भाइयों बहनों, जिस पर इसे संचालित किया जा रहा है। यह ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक द्वारा संचालित होती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो तो H2O, पानी भाप बन के उड़ेगी। या पानी टपक करके आप गाड़ी लेकर के निकलेंगे और घर पर जब वापस आएंगे तो एक टैंक भरा होगा आपके घर में, उसको पानी निकालिए और बिल्कुल स्वच्छ 100% शुद्ध पानी आपको मिलेगा। तो अभी जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है उसकी जगह पर पानी छोड़ेंगी। तो वाटर वेपर्स जो होते हैं, जलवाष्प जिसको हम लोग कहते हैं, ये ट्रेन का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इससे जलवाष्प निकलता रहता है, ठीक है। कार्यप्रणाली इनकी क्या है, तो संपीड़ित कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को ट्रेन में लगे विशेष रूप से डिजाइन किए गए उच्च दबाव वाले टैंकों में संग्रहित किया जाता है। ईंधन सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया में हाइड्रोजन आसपास की हवा से ली गई ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का दहन नहीं होता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया बिजली पैदा करती है, जिसका उपयोग ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। ईंधन सेल द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ट्रेन में लगी लिथियम आयन बैटरी में संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग ट्रेन की गति बढ़ाते समय एक्सेलरेशन इत्यादि के लिए किया जाता है। ब्रेक लगाने के दौरान ट्रेन कुछ ऊर्जा को वापस प्राप्त कर लेती है और इस बैटरी में स्टोर कर लेती है, जिससे इसकी समग्र दक्षता में सुधार होता रहता है और ट्रेन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ट्रेन जो आगे बढ़ती है तो वो इसी प्रकार से बढ़ती है। यही प्रक्रिया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है, H2O बनाती है, उसी बीच में वो क्या उत्पन्न करती है, तो बिजली उत्पन्न करती है और उसी बिजली से बैटरी में जाता है, बैटरी से ट्रेन चलती है, ट्रेन आगे बढ़ती है। तो बस इसी प्रकार की प्रक्रिया है। प्रक्रिया नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य लाभ और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, यह ट्रेन केवल जलवाष्प पर गर्मी उत्सर्जित करती है, जिससे यह शून्य टेलपाइन उत्सर्जन वाली पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल ट्रेन बन जाती है। 100% इको फ्रेंडली, कुछ भी नुकसान नहीं पर्यावरण को।
यह डीजल से चलने वाली ट्रेनों की जगह लेकर के वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी और CO2 तथा अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करेगी। पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में यह काफ़ी कम शोर उत्पन्न करती है, जिससे यात्रियों को आराम मिलता है और आसपास के समुदाय में ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। तो साउंड पोल्यूशन भी कम हुआ, एयर पोल्यूशन भी कम हुआ और हमारी निर्भरता जो है डीजल को लेकर के बाहरी देशों पर कच्चे तेल को लेकर के वो भी कम होगी। तो लाभ ही लाभ हैं। तो 80 किलोमीटर क्या पूरे देश में इसी तरह के ट्रेन चलने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि अब इससे हमें नेट जीरो प्राप्त करने में मदद मिलेगा और हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। कैसे काम करता है अब इस पर आते हैं। 2 प्रकार से हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम करता है। किस प्रकार से होता है भाई। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को वाहनों के विशेष उच्च दबाव वाले टैंकों में संग्रहित किया जाता है। ईंधन सेल के अंदर एक हाइड्रोजन गैस से हवा ली गई ऑक्सीजन के साथ केमिकल प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल कह देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दहन, आग जलने जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप बिजली उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग सीधे वाहन के इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति देने के लिए की जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर को जैसे ही शक्ति मिलेगा मोटर चलेगी तो ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला तकनीक। लेकिन इसी प्रकार से दूसरी तकनीक भी है जिसको हाइड्रोजन कंबसन कहते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन कहते हैं। H2ICE इसको कहा जाता है, हाइड्रोजन इंटरनल कंबसन इंजन। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल का इंजन कंबसन करता है, इंजन देखा है क्या आपने, उसी प्रकार से ये भी जलता है। दूसरी तकनीक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, जिसका मूल ढांचा कार्यप्रणाली पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन के बिल्कुल समान होती है। इस प्रकार के इंजन में बिजली बनाने के बजाय सिलेंडर के अंदर पेट्रोल डीजल की जगह सीधे हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है। हाइड्रोजन के जलने से जो दबाव और यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है वह पिस्टन को घुमाती है और वाहन को आगे बढ़ाती है और इससे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो वहाँ पर लाठियाँ भांज रहे थे, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि सामने दूसरे देश के आतंकवादी लोग खड़े हों, बिल्कुल बेहिसाब मार रहे थे। तो उनके नाम के बैच नहीं लगे हुए थे, उनके चेस्ट पर जो लगा होता है पुलिसमैन के वो नहीं लगे हुए थे। तो इसको लेकर के चर्चा में है भाई कि क्यों नहीं लगे हुए थे। साथ में कुछ पुलिस वाले जो थे सादे वर्दी में हैं, जैसे इसको देखिए ये सादी वर्दी हैं, बिना वर्दी के हैं और फिर भी लोगों को मार रहा है। तो ये चीज़ें सही नहीं हैं, इलीगल माना जाता है इसको। इसी को ज़रा समझते हैं कि क्या है और पुलिस ऐसा क्यों करती है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लाठी वाठी चला वो तो पता ही है आपको। विवाद तब खड़ा हुआ जब दिल्ली पुलिस और RAF के जवान सादे कपड़ों में लाठियां भांजते हुए बिना नेम प्लेट वाली वर्दी में दिखाई दिए, या जो उन्होंने वर्दी पहना भी था उनका नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था। तो ये इलीगल होता है, ये गलत होता है। लेकिन कुछ हिस्सों में पुलिस के द्वारा इसको पहले भी उपयोग किया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, नक्सल के इलाके में पुलिस बिना नेम प्लेट के भी काम करती रही है, क्योंकि उनको डर रहता है कि नाम से पहचान जाहिर हो जाएगा और पहचान के बाद से उन्हें हैरास किया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 10-11 में धारा 148-160 जो पहले CRPC का था द्वारा शासित होता है। कानून विशेष रूप से यह नहीं कहता है कि पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति के दौरान अपनी पहचान बतानी होगी, लेकिन कानून केवल एक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को भीड़ तितर बितर करने का आदेश देने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि उसकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं मेंशन है कि आप नाम का बैच लगा करके ही लाठी भांजेंगे, लेकिन ये जरूर है कि भाई जब आप कानून व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन इत्यादि में पुलिस कार्रवाई क्यों करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने के दौरान तो आपका नाम का बैच होना चाहिए, क्योंकि आप कोई सीक्रेट मिशन पर तो नहीं है ना। इसी पे एक निर्देश भी है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए कि जब आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं या किसी को हिरासत में रख रहे हैं, उस दौरान अगर आप उसे गिरफ्तार करने गए हैं तो आपका नाम का बैच होना चाहिए, आपकी पहचान जाहिर होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसमें यह आवश्यकता भी शामिल है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास स्पष्ट और दृश्यमान पहचान होनी चाहिए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिसने आपको गिरफ्तार किया है।
अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए उठाया था कि नागरिकों से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सादे कपड़े वाले कर्मियों को आधिकारिक ड्यूटी करते समय पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान करे। अगर किसी स्टूडेंट ने सादे कर्मी वाले पुलिसकर्मी को 2-4 धर दिया होता तो क्या उस पर इस चीज़ के लिए कार्रवाई की जाती कि ऑन ड्यूटी पुलिसमैन को आपने हैरास किया जाता है ना। पुलिसमैन को आप इसीलिए तो हैरास नहीं कर सकते ना, हिंसा नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, वो आपको गाली दे सकते हैं, ये सब कुछ अलाउ होता है। तो ये वर्दी देख कर के ही तो कोई पहचानता है कि पुलिस वाला है या कौन है। क्या पता वो कोई और हो, क्या पता उनके साथ कोई मिसबिहेव कर दे। तो जिसने मिसबिहेव किया क्या उसके ऊपर इसके लिए कार्रवाई की जाएगी? तो ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे बाद में। पुलिस अधिकारियों का तर्क है कि स्पष्ट पहचान होने से व्यक्तिगत कर्मियों को लंबे समय तक मुकदमेबाजी, ऑनलाइन संपीड़न, उत्पीड़न, यहाँ तक कि उनके परिवार की धमकियों को भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नेम प्लेट इत्यादि चिन्ह जो हैं वो नहीं लगा रहे थे। तो ये पुलिस ने तर्क दिया। इससे पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ के जब संघर्ष वाला इलाका हुआ करता था उस समय पुलिस अपनी पहचान जरूर छिपाती थी, लेकिन जंतर मंतर तो पंजाब नहीं है पहले वाला, ना तो जम्मू कश्मीर है, ना तो छत्तीसगढ़ है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं पता नहीं। ठीक है, मान लेते हैं, सब कुछ आजकल मानना ही पड़ता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये DK बसु वाला मामला याद रखिएगा। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। एक DK बसु किताब भी आती है पॉलिटी की सबसे बेहतरीन किताब में से एक मानी जाती है, लेकिन मत पढ़िएगा, थोड़ा सा भाषा उसकी कठिन है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।